हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ नाइट्रम सल्फ के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरीके से लिखकर आना होता है। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करने के पहले आपको नाइट्रम सल्फ के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। तो इसकी हेल्प से आप बहुत अच्छे से जो रेमेडी है उसको समझ पाएंगे और अच्छे से इसको लर्न कर पाएंगे। तो इसको लर्न करने के लिए एक मैंने नया ट्रिक और बनाया है। पूरा इस तरीके से इमेज के थ्रू, मैं पिक्चर्स के थ्रू पूरा एक्सप्लेन करूंगी जिससे आपको ये रेमेडी जो है तो और ज्यादा अच्छे से याद रहेगी। जैसे कि इसका नाम है नाइट्रम सल्फ। तो नाइट्रम सल्फ जो है वो दो एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। तो इसके अंदर दो एलिमेंट्स के फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो नाइट्रम नाइट्रम जो है सोडियम है, उसके सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। दूसरा है सल्फ मतलब सल्फर, इसमें सल्फर के भी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में आपको मैं नाइट्रम म्यूर के बारे में और सल्फर के बारे में पूरा पढ़ा चुकी हूँ, उसके बारे में सारी चीजें आपको बता चुकी हूँ। तो इन दोनों ही मेडिसिन के जो कैरेक्टर हैं वो इसके अंदर आने वाले हैं। तो यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियोस को देख लीजिए। उन जो रेमेडीज हैं उनके अंदर जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है उसकी हेल्प से आप इसको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो दोनों रेमेडी है इंपॉर्टेंट है ही, एग्जाम में वो आनी ही है। तो इसको पढ़ने से पहले उन दो रेमेडीज को समझ लीजिए अच्छे से, ताकि आपको इसको समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो मैं पहले आपको इसको शॉर्ट में बताती हूँ। पहले माइंड के एक्सपेक्ट से मैं बताती हूँ, उसको एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा कि नाइट्रम म्यूर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो नाइट्रम के जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपने लव वंस को इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत ज्यादा अपने लव वंस को, फैमिलीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी जो इतनी भी बातें होती हैं वो बहुत ज्यादा सीक्रेट रखना पसंद करते हैं। वो ज्यादा अपने आप को डिस्क्लोज करना पसंद नहीं करते, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के होते हैं। तो उनकी जो भी बातें होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, वो बहुत ज्यादा लोगों को बताते ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो ज्यादा लोगों में बताएंगे तो उनकी बातें जो है वो ज्यादा लोगों में फैल जाएगी और बहुत ज्यादा गॉसिप का पॉइंट बन जाएंगी। तो अपनी जो बातें हैं वो एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, तो अपनी जो बातें हैं वो अपने तक रखना पसंद करते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने लव वंस को ज्यादा ही जो है इम्पोर्टेंस देते हैं। तो क्या होता है, जो नाइट्रम का जो पेशेंट है वो जब इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है तो वो अपनी जो लाइफ है उसमें वो सहता जाता है। उसके साथ कुछ भी अच्छा हो बुरा हो वो किसी को ब्लेम नहीं करता, वो सोचता है कि हाँ ठीक है, सह लेता है वो कि हाँ ठीक है ऐसा हो रहा है, होने दो। वो रिस्पॉन्ड ज्यादा नहीं करता क्योंकि वो अपनों को खोना नहीं चाहता। उनको खून आ दे इस डर से वो ज्यादा किसी से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करता, लड़ता नहीं है। जो चीज जितनी उनको मिलती है उतने में वो खुश रहता है। लेकिन जब एक चीज हद से ज्यादा बढ़ जाती है, जब बहुत ज्यादा उसके साथ दिक्कतें होती हैं, जब उसको लगता है कि नहीं मेरी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट हो रही है, बहुत ज्यादा मुझे नीचा दिखाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो उसका सल्फर वाला एलिमेंट है वो निकल के बाहर आता है। तो जब सल्फर वाली पर्सनालिटी उसकी बाहर निकल के आती है तो वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा इरिटेबल टाइप का हो जाता है, बहुत ज्यादा लोगों से बात करना नहीं पसंद करता, लोगों से दूर रहना स्टार्ट कर देता है। एक सुसाइडल टेंडेंसी भी जो है उनके अंदर आने लग जाती है। वो सोचता है कि मैं लटक के मर जाऊं, हैंग करके मर जाऊं या पानी में डूब के मर जाऊं। तो एक टाइप की सुसाइडल टेंडेंसी भी उनके अंदर आने लगती है। लेकिन उनको पता है कि सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है, लेकिन उससे प्रिवेंट करने के लिए वो लोगों के साथ रहना पसंद करता है। वो ये सोचता है कि मैं जितने ज्यादा लोगों के साथ रहूंगा उतनी जो मेरी प्रॉब्लम है, जो सुसाइडल टेंडेंसी है वो कम होगी। तो इस वजह से वो लोगों के साथ रहना पसंद करता है। लेकिन क्योंकि वो नाइट्रम है, नाइट्रम पर्सनालिटी वो लेके चल रहा है कि अपने लव वंस को खो ना दे, तो सल्फर वाला पॉइंट तो उसके अंदर आ गया, सल्फर वाला एलिमेंट आ गया, इरिटेबल हो गया। लेकिन इरिटेबल होने के बाद भी वो किसी से ज्यादा लड़ता झगड़ता नहीं है, उनको ज्यादा जवाब नहीं देता, आर्ग्यूमेंट्स उन लोगों के साथ नहीं करता, क्योंकि जो उसका नाइट्रम वाला पार्ट है वो उसको ये चीज करने से रोक देता है। तो इस तरीके से जो ये नाइट्रम सल्फ के जो पेशेंट होते हैं ये दोनों पर्सनालिटीज को इक्वली लेके चलते हैं, नाइट्रम की भी सल्फर की भी। जब नाइट्रम वाली पर्सनालिटी में होते हैं तो वो सबसे प्यार करते हैं, प्यार बांटना उनको पसंद होता है, हर चीज में एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाता है, उनका डिसरिस्पेक्ट बहुत हो जाता है, उनको लगता है कि नहीं अब ये चीज नहीं होनी चाहिए, गलत है, ये मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तब सल्फर वाला एलिमेंट बाहर निकल के आता है। तो वो इरिटेबल पर्सनालिटी हो जाता है, लोगों से दूर रहना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसको डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत ज्यादा मिलती है। तो इस तरीके से एक माइंड के लेवल पे अगर हम देखें तो ये पूरा नेट्रम सेल्फ का माइंड है। तो जो नेट्रम सेल के पेशेंट है वो अगर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते हैं
तो गाना सुनना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन गाना सुनने से उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो फीलिंग्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, वो रोने लगते हैं। तो यहाँ पे जैसे इमेज में देख सकते हैं, सैड, डिप्रेशन, ग्लूमी रहते हैं। म्यूजिक में हर सैड जो म्यूजिक अगर सुनते हैं, गाना सुनते हैं, तो उनको जो है उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाती है, वो रोना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ज्यादा फियरफुल भी होते हैं, उनको डर बहुत लगता है, लोगों के साथ रहने से डर लगता है, ईवल से, भूतों से उनको डर लगता है। तो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, फियर ऑफ ईवल्स। तो ये सारी पर्सनालिटी जो है एक माइंड के एक्सपेक्ट से हमारे नेटरम सेल्फ की है। फिजिकल्स की बात की जाए तो ज्यादातर जो पेशेंट सेलर्स में रहते हैं, सेलर्स या फिर बेसमेंट, घर का जो तलघर होता है, जो नीचे जमीन की तरफ होता है, अंडरग्राउंड जो बेसमेंट्स रहते हैं, जो लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं वहां पे नमी बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे नमी होने की वजह से उनको दिक्कतें होती हैं। तो जो भी पेशेंट जहाँ वो अगर बेसमेंट में रह रहे हैं तो उनके लिए नेटरम सेल्फ बहुत अच्छी है। या फिर कोई ओपन एरिया में भी रह रहे हैं, जैसे कि बहुत बड़ी कुछ बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में कोई 4th फ्लोर पे रहा है, 6th फ्लोर पे रह रहा है, लेकिन समुद्र के आसपास है, समुद्र के आसपास है, तो जो एनवायरमेंट है उसका, उसमें नमी बनी होगी, मॉइस्चनेस ज्यादा होगी, तो उसकी वजह से भी पेशेंट्स को दिक्कतें होती हैं बहुत ज्यादा। और ऐसे जो दिक्कतें होती हैं, ऐसे पेशेंट्स को हम नेटरम सेल्फ की हेल्प से बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। मोस्टली जो हमारे नेटरम सेल्फ के पेशेंट हैं उनको लेफ्ट साइडेड अफेक्शंस होते हैं। लेफ्ट साइड में उनकी जो दिक्कतें हैं वो बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली लेफ्ट साइड का लंग जो है वो अफेक्टेड रहता है, क्योंकि ये सेलर्स में रहते हैं, मॉइस्ट से इनको एग्रावेशन है। तो ऐसे पेशेंट्स को लंग्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो है बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये अस्थमा की कंडीशन हो गई, निमोनिया लाइक कंडीशन हो गई, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है रेमेडी। फिर इस टाइप के जो पेशेंट्स होते हैं नेटरम सेल्फ के, उनकी जो टंग होती है ना, वो थोड़ी ग्रीनिश होती है, ग्रेइश होती है, और ग्रीनिश ग्रेइश कोटेड होती है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ग्रीनिश ग्रे और ब्राउन कोटेड टंग होती है। ऐसे पेशेंट्स को पानी बहुत ज्यादा, मतलब थर्स्टी होते हैं, उनको बहुत ज्यादा पानी पीने की डिजायर होती है, स्पेशली कोल्ड वाटर उनको डिजायर ज्यादा रहती है। नेटरम सेल के जो पेशेंट होते हैं उनको मॉर्निंग डायरिया होता है, मॉर्निंग में सुबह 5-6 बजे के समथिंग इन लोगों को डायरिया होता है। सेम जो कंडीशन है हमारी सल्फर में भी आती है, पोडोफाइलम में भी आती है, इन सबको भी मॉर्निंग डायरिया ही रहते हैं। लेकिन इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम? जो पोडोफाइलम का पेशेंट होता है वो मॉर्निंग में उठता है 5-6 बजे के समथिंग और उसको डायरिया स्टार्ट हो जाता है। बट नेटरम सेल्फ का जो पेशेंट होता है, मॉर्निंग में उठने के बाद वो थोड़ा बहुत मूवमेंट करता है, थोड़ा बहुत हिल डुल लेता है, तो उसके बाद उसको डायरिया स्टार्ट होता है। तो ये एक डिफ्रेंसिएशन है दोनों का, पोडोफाइलम और नेटरम सेल्फ का। तो ये जो है मैंने थोड़ा शॉर्ट में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, इसके माइंड के एक्सपेक्ट भी बता दिए और थोड़ा गाइडिंग्स के भी बता दिए, फिजिकल एक्सपेक्ट्स पे भी मैं बात कर ली है। तो अब मैं आपको जो पूरी रेमेडी है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, तो उससे आपको पूरी जो रेमेडी और अच्छे से समझ में आएगी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, विच इज ऑन नाइट्रम सल्फ। तो नाइट्रम सल्फ का कॉमन नेम जो है वो है सोडियम सल्फेट। सबसे पहले इसको डॉक्टर स्केटर ने प्रूव किया था, मिडिल किंगडम की रेमेडी है। स्पेयर्स ऑफ एक्शन की बात की जाए तो स्किन, एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड, रेस्पिरेटरी सिस्टम, माइंड, लिवर, स्प्लीन, जेनाइटल ऑर्गन, इन सब के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करती है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो ये एक हाइड्रोजनेट कॉन्स्टिट्यूशन की रेमेडी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो नेटरम सेल्फ के पेशेंट्स हैं, जो जनरली फिलर्स में रह रहे हैं या फिर डैम्प मॉइस्ट प्लेस पे रह रहे हैं, उनको ज्यादा दिक्कतें होती है। इस टाइप के पेशेंट्स को ज्यादातर नेटरम सेल्फ प्रिस्क्राइब की जाती है। तो वेयर द कंप्लेंट्स आर ड्यू टू लिविंग इन डैम्प हाउसेस, बेसमेंट एंड सेलर्स एक्सेट्रा। तो ऐसा कोई भी पेशेंट है जो डैम्प जगहों पे रह रहा है, जहाँ पे नमी बनी हुई है, ऐसी जगहों पे रह रहा है, उसके बाद उसको अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई भी अदर इश्यूज हो रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो नेटरम सेल्फ जो है बहुत अच्छा वर्क करती है। देन बिलियस इनका टेम्परामेंट होता है। थर्मल्स की बात की जाए तो ये हाईली चिली रेमेडीज होती हैं, इनको ठंड बहुत ज्यादा लगती है और साइकोसिस मियाज्म में आती है। देन गाइडिंग की बात की जाए तो हाइड्रोजनेट कॉन्स्टिट्यूशन है। लेफ्ट साइडेड अफेक्शंस होते हैं, जितनी प्रॉब्लम होती है इनको लेफ्ट साइड पे यूजुअली ज्यादातर होती है, स्पेशली इनका जो लेफ्ट लंग है वो ज्यादा अफेक्टेड रहता है। इसमें हमारी लाइकोपोडियम और एलियम सीपा भी आती है। फिर जितनी भी इनकी दिक्कतें हैं वो डैम्पनेस की वजह से और सिलर्स में, बेसमेंट्स में रहने की वजह से बढ़ जाती है। इनके जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं वो थिक होते हैं, येलोइश होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, जस्ट लाइक अ पल्सेटिल्ला। जैसे हमारे पल्स के अंदर जितने भी डिस्चार्जेस हैं बहुत ज्यादा थिक येलोइश एंड ग्रीनिश कलर के होते हैं। अब कोई पेशेंट है
उसको अगर मलेरिया हुआ है, मलेरिया उसको हमने क्विनाइन देके क्योर किया, लेकिन मलेरिया होने के बाद उसको अदर कोई और दिक्कतें आ गई, कोई इश्यूज आ गए, तो उसका जो क्विनाइन का जो साइड इफेक्ट है उसको हटाने के लिए हम जो नाइट्रम सल्फ का यूज करते हैं। तो नाइट्रम सल्फ इस कंडीशन में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो एलिमेंट फ्रॉम अब्यूज ऑफ क्विनाइन, लेग्नेट केसेस ऑफ गोनोरिया एंड मेंटल ट्रोमास। फिर इसकी टंग की बात की जाए तो डर्टी ग्रीनिश टंग होती है, जैसा मैंने आपको दिखाया था, आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, इस टाइप की जो उनकी टंग है डर्टी ग्रीनिश होगी। जितना ज्यादा मैं बोल रही हूँ, बोलने से ज्यादा आप इमेजेस से याद रख सकते हैं। इमेजेस अगर आप अच्छे से देखोगे ना, तो इमेज के थ्रू आपको पूरी रेमेडी जो है वो याद रहेगी। जैसे कि यहाँ मैंने लंग का पूरा इमेज लगाया है, इसमें जो लेफ्ट लंग है वो हेल्प मांग रहा है, मतलब लेफ्ट साइडेड अफेक्शन है। ये मैंने टंग का इमेज लगा दिया है कि ये ग्रीनिश, ब्राउनिश और ग्रेइश कोटेड टंग है। तो इस टाइप की टंग जो है हमारे नाइट्रम सल्फ में होती है। म्यूजिक मेक्स हर सैड, गाने सुनता है तो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इसको कांस्टेंट डिजायर होती है कि लंबी लंबी सांसें लें, तो कांस्टेंट डिजायर टू टेक ब्रीथ एंड लॉन्ग ब्रेथ इन वेट वेदर्स। देन इसको डिजायर होती है ठंडा पानी पीने की, तो बर्निंग थर्स्ट होती है फॉर वेरी कोल्ड ड्रिंक्स, स्पेशली इन इवनिंग, स्पेशली शाम के टाइम में। देन माइंड की बात की जाए तो माइंड मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया, पूरा माइंड का एक्सपेक्ट मैंने आपको बताया है, तो उससे आप अच्छे से अगर समझा है तो आप यहाँ पे आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। सो देयर इज ग्रेट एंजाइटी विथ लूजिंग ऑफ लाइफ एंड सोसाइटल टेंडेंसी। सोसाइटल टेंडेंसी उसको क्यों आएंगे वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था एक्सप्लेनेशन के अंदर। तो पेशेंट मस्ट यूज ऑल पॉसिबल सेल्फ कंट्रोल। पेशेंट है वो हर तरीके से अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि वो उसका जो गुस्सा है, उसकी जो दिक्कतें हैं वो शूट अप ना हो, एकदम से बाहर ना निकले। तो नाइट्रम की पर्सनालिटी मैंने आपको बताई थी, कुछ भी हो जाए वो किसी को बोलेगा नहीं, किसी को हर्ट नहीं करेगा आगे से, मतलब उसको कितनी प्रॉब्लम होती रहे, उसको कुछ भी दिक्कतें हो, बट वो सामने वाले को कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर सल्फर वाला एलिमेंट उसका बाहर आता है तो वो इरिटेट हो जाएगा, इरिटेबल पर्सनालिटी आ जाएगी, लेकिन वो किसी को बोल नहीं पा रहा है, अंदर ही अंदर परेशान हो रहा है, तो सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी। सुसाइडल टेंडेंसी को रोकने के लिए वो लोगों के साथ रहता है। अगर वो लोगों के साथ घिरा रहेगा, लोग बहुत ज्यादा लोगों के बीच में रहेगा, तो सुसाइड नहीं कर पाएगा। तो उस सुसाइडल टेंडेंसी से बचने के लिए, अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए वो लोगों के साथ रहता है। अ वुमेन ड्यूरिंग गेस्टेशन अटेम्प्ट टू हैंग हरसेल्फ। गेस्टेशन के टाइम मोस्टली नाइट्रम सल्फ की जो फीमेल्स है वो ये सोचती है कि वो लटक के मर जाए। द पेशेंट इज वेरी मच सैड। पेशेंट बहुत ज्यादा दुखी होता है, ग्लूमी, डिसलाइक टू स्पीक और टू स्पोकन टू, वो ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता। तब जब उसको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, उसको जब लगता है कि नहीं अब बहुत ज्यादा हो चुका, जब वो अपनी जो कंडीशन है उसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, उस कंडीशन में ये सारी कंडीशन बनती है। तो देयर इज अ ग्रेट फियर ऑफ क्राउड। ज्यादा भीड़ में रहने से उसको डर लगता है, भूतों से डर लगता है, पीपल्स के साथ, ज्यादा लोगों के साथ रहने से डर लगता है, इजिली फ्राइटेड, बहुत इजिली डर जाता है। स्लीपिंग स्लीप डिस्टर्ब बाय ड्रीम्स ऑफ फाइटिंग। रात में जब सोता है तो उसको लड़ाई झगड़ों के सपने आते हैं, तो उसकी वजह से उसकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सेटेटरी ऑफ लाइफ, डज नॉट लाइक म्यूजिक, उसको गाना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर वो गाना सुनता है तो गाना सुनने की वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, रोने लगता है। म्यूजिक मेक हर वीप, मेक्स हर सैड, मेक्स हर मेलेनोकोलिक। इसके अंदर अगर हम कंपैरिजन में मेडिसिन देखें तो कंपैरिजन में हमारी पल्सेटिला भी आ जाती है, कंपैरिजन में नाइट्रम न्यूर आ जाती है, नाइट्रम फॉस आ जाती है। तो जितनी भी नाइट्रम फैमिली की रेमेडीज हैं वो सब आप आंख बंद करके इसके अंदर डाल सकते हैं। साथ ही साथ आर्सेनिक और हमारी एकोनाइट भी जो है वो इसके अंदर आ जाती है। म्यूजिक मेक्स हर वीक, ये वाली कंडीशन में हम इन सारी मेडिसिन का कंपैरिजन लिख सकते हैं। देन all mental symptoms are due to bad effect of anger, grief, vexation, excessive use of salt, bread, quinine, fright, loss of vital fluid, profuse menses etc. इन सब चीजों से जो है उनके सिम्टम्स जो है मेंटल सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। एलिमेंट फ्रॉम दिक्कतें किन किन चीजों से होती है? बैड इफेक्ट ऑफ एंगर, ग्रीफ, वेक्सेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ सॉल्ट, ब्रेड, क्यूनाइन, फ्राइट, लॉस ऑफ वाइटल फ्रूट्स, प्रोफ्यूज मेंसेस एक्सेट्रा। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब मैंने आपको सल्फर पढ़ाई थी तो सल्फर में डिजायर फॉर अल्कोहल दिया है और एलिमेंट फ्रॉम भी अल्कोहल से ही है। तो एक का मेरे पास कमेंट आया था कि डिजायर अल्कोहल की है और एलिमेंट फ्रॉम भी अल्कोहल से है। तो यस, यहाँ पे हो सकता है ये दोनों कंडीशन, क्योंकि हम होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका पढ़ रहे हैं, तो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में ऐसा तो नहीं, मतलब अल्कोहल हमारी बॉडी के लिए अच्छा तो नहीं है,
ये सबको पता है, अल्कोहल लेने से कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं हम सबको पता है। तो अब पेशेंट है, क्योंकि सल्फर का पेशेंट है, उसको अगर डिजायर हो रही है अल्कोहल की, तो डिजायर होना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर डिजायर चीज कोई चीज वो ले रहा है लेकिन उस चीज से उसको दिक्कत हो रही है, एलिमेंट फ्रॉम हो रही है, तो ये भी चीज तो गलत नहीं है ना। तो दोनों चीज हम उसमें मान सकते हैं, मतलब डिजायर जो है उसको डिजायर तो रहेगी अल्कोहल की, डिजायर होने के साथ साथ वो अगर अल्कोहल लेता है तो अल्कोहल लेने के बाद उसको एलिमेंट फ्रॉम मतलब उसको दिक्कतें होती हैं अल्कोहल से। तो ये दोनों कंडीशन जो है हमारे सल्फर के अंदर बनती है। तो ये कोई कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट नहीं है उसका। यदि आप बुक्स उठाएंगे, अगर आप कोई बहुत अच्छी बुक उठा के पढ़ते हैं तो उसमें ये सारे पॉइंट्स जो है उसके अंदर मिल जाएंगे। अगर आप कैंट उठा के देखते हैं, कैंट से आप सल्फर पढ़ के देख लीजिए, तो कैंट के अंदर बहुत अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। क्योंकि हम यहाँ पे नेटम सल्फ की बात कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्क्राइब में नहीं कर सकती, और जो कमेंट था पर्टिकुलर कमेंट के अंदर भी बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा मैं कुछ टाइप करके डिस्क्राइब नहीं कर सकती थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्योंकि सल्फर की बात हो रही है तो यहाँ एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। देन मॉडलिटीज की बात की जाए तो एग्रावेशन होते हैं फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, स्पेशली इसको 10 to 11 AM में होते हैं, हीट ऑफ सन से होते हैं, मेंटल एक्सर्शन से होते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, जब जितने एग्रावेशन में यहाँ बता रही हूँ, ये सारे हमने एग्रावेशन अपने नाइट्रम म्यूर में भी पढ़े हैं। यदि आपने नाइट्रम म्यूर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि उसको सनराइज टू सनसेट इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होती है, स्पेशली मॉर्निंग के टाइम में 11 to 10 to 11 AM में जो स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं उनको 10 to 11 मॉर्निंग टाइमिंग में हेडेक होता है। ये वाला जो पॉइंट है हमारे नेट्रम म्यूर में भी है, क्योंकि ये नेट्रम म्यूर मतलब नेट्रम का ही एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है, तो एग्रावेशन भी उसके जैसे यहाँ पे आ रहे हैं। हीट ऑफ सन से हमारे नेट्रम म्यूर को भी दिक्कत थी और हीट ऑफ सन से हमारे नेट्रम सल्फ को भी प्रॉब्लम है। मेंटल एक्सर्शन से हमारे नेट्रम म्यूर को भी इश्यूज थी, मेंटल एक्सर्शन से हमारे नेट्रम सल्फ को भी प्रॉब्लम है। तो ये जो नाइट्रम सल्फ है, ये नाइट्रम के भी कैरेक्टर्स लेके चलेगा, सल्फर के भी कैरेक्टर्स लेके चलेगा, इसलिए आपको बहुत से कैरेक्टर्स होंगे जो आपने अगर दोनों रेमेडीज पढ़ी है तो आपको समझ में आएंगे कि हाँ बहुत ज्यादा ये सल्फर को भी रिलेट कर रहा है और बहुत ज्यादा ये नाइट्रम को भी रिलेट कर रहा है। देन एम्योरेशन की बात की जाए तो ओपन एयर से उसको एम्योरेशन होता है, सेम चीज हम उसमें भी पढ़ चुके हैं, नाइट्रम म्यूर में भी। नाइट्रम म्यूर के पेशेंट को भी ओपन एयर से एम्योरेशन है। कोल्ड बाथिंग, गोइंग विथ रेगुलर मील्स, लाइंग ऑन राइट साइड एक्सेट्रा, इन सब चीजों से इनको एम्योरेशन रहता है। अब इसको याद करने का ट्रिक, सल्फर से आप याद कर सकते हैं पूरा, मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया हुआ है, अभी स्पेलिंग की हेल्प से पूरा लर्न कर सकते हैं इजीली। देन सबसे अच्छा तरीका तो ये वाला है, नेट्रम सल्फ के बारे में यहाँ से मेंटल सिम्टम्स भी और जो गाइडिंग सिम्टम्स है दोनों यहाँ से कवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इमेजेस। एंड आपको जो मेन पॉइंट है जो इस की पॉइंट्स है इस रेमेडी के, बस मैंने वही यहाँ पे डालने हैं, तो अगर ये सिर्फ की पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं ना तो इससे आपकी पूरी जो रेमेडी है अच्छे से इजीली आप लर्न कर सकते हैं। तो लेफ्ट साइडेड अफेक्शन है, स्पेशली लेफ्ट लंग को ये अफेक्ट करेगा। इसकी जो टंग है वो ग्रीनिश ग्रे और ब्राउन कोटेड टंग होगी, इसके जितने भी डिस्चार्जेस हैं वो हमारे पल्स जैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनिश और ग्रेइश की बात कर रहे हैं तो टंग इसका ऐसा है, तो टंग से ही हम याद रख सकते हैं कि हाँ इसकी टंग इस टाइप की कलर की है, तो उसके जो डिस्चार्जेस है वो भी ऐसे ही है और बिल्कुल पल्स जैसे हैं, तो हम यहाँ से इसको पल्स से भी रिलेट कर सकते हैं। फिर जितनी भी दिक्कतें हैं उसको सिलर्स में रहने की वजह से हो रही है, बेसमेंट में रहने की वजह से हो रही है। बेसमेंट्स में क्या होता है, मॉइस्चर ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा सीलन होती है, इस वजह से उसको दिक्कत हो रही है। तो ये एक पॉइंट है हमारा, ये कीनोट पॉइंट है, ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जाएगा और आपसे वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसको डैम्प बेसमेंट्स में रहने से या सिलर्स में रहने से इश्यूज होते हैं, दिक्कतें होती हैं, तो आप जल्दी से नाइट्रम सल्फ का नाम ले सकते हैं। फिर इसको बर्निंग थर्स्ट होती है, स्पेशली इवनिंग शाम के टाइम में इसको ठंडे पानी की डिजायर होगी, बहुत ज्यादा पानी पिएगा। फियर ऑफ इवल्स, इसको फियर ऑफ इवल्स है, फियर ऑफ क्राउड है, फियर ऑफ पीपल्स है, इतना ज्यादा मैं यहाँ पे नहीं लिख सकती थी, सिर्फ एक मैं इसलिए मैंने यहाँ पे फियर ऑफ इवल्स मेंशन कर दिया है। अब एक चीज से फियर है तो दो तीन चीजों का फियर आप लर्न रख सकते हैं। गाना सुनेगा तो उदास हो जाएगा, सैड हो जाएगा, तो म्यूजिक मेक्स हर सैड। उसको लंबी लंबी सांसें रहने की डिजायर होती, कांस्टेंट डिजायर टू टेक लॉन्ग ब्रीथ। तो जितने भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने यहाँ पे इसमें शो कर दिए हैं, बाकी का मैंने पूरा जो रेमेडी है उसको आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपने एक्सप्लेनेशन सुना है तो एक्सप्लेनेशन की हेल्प से आपको आधी से ज्यादा रेमेडी इसकी याद हो जाएगी, आधे से ज्यादा मेंटल सिम्टम तो आपको वो जो स्टोरी थी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था उसी से याद हो जाएगी। तो उस जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसे आप पूरा इसका मेंटल याद रख सकते हैं। एक बार आप समझ लेंगे तो आप मन से भी बना के लिख सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा इसको एकदम वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें यही रहता है, बस एक बार आप
मेडिसिन समझ लो, एक बार मेडिसिन समझ में आ जाती है, उनके फीचर्स समझ में आ जाते हैं ना, तो आप इजीली उसको अपने हिसाब से बनाकर लिख सकते हैं। मतलब कुछ तो भी नहीं लिखना है, लेकिन जो मैंने बताया है, जो उसमें एक्चुअल में जो चीजें इसमें हैं, अगर वो चीजें आपको समझ में आ गई और थोड़ी याद रह गई तो आप उसको इजीली लिख सकते हैं। और दूसरी चीज, आप कंपेयर करके बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। एक रेमेडी को दूसरी रेमेडी से कंपेयर करते जाओ। जैसे कि नाइट्रम सल्फ 2 एलिमेंट से मिलकर बनी है, तो 2 एलिमेंट्स में नाइट्रम के भी है, सल्फ के भी है, तो दोनों का कुछ कुछ फीचर्स आ रहे हैं, याद रख के आप इसमें लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, तो नाइट्रम सल्फ जो है एक बायोकेमिक रेमेडी है, तो सीधा तो क्वेश्चन आएगा एक व्हाट इज बायोकेमिक रेमेडी, तो आपको पता होना चाहिए बायोकेमिक रेमेडी क्या होती है। उसके बाद कौन कौन सी बायोकेमिक रेमेडी है, आपको पूरी बायोकेमिक रेमेडीज के नेम पता होना चाहिए। उसके बाद यदि आपसे बोलते हैं एक्सप्लेन एनी वन बायोकेमिक रेमेडी, तो आपको जो याद हो वो एक एक्सप्लेन करके आ सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपको नाम दे दिया कि नहीं, आपको नाइट्रम म्यूर ही लिखकर आना है, कि नाइट्रम सल्फ ही लिखना है, कैलकेरिया फॉस लिखना है, या कैलकेरिया सल्फ लिखना है, या काली ग्रुप की कोई मेडिसिन दे देते हैं, स्पेसिफिकली अगर आपको मेंशन करके देते हैं कि नहीं आपको इसी को डिस्क्राइब करके लिखना है, तो आपको उस रेमेडी को डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये बनता है, बायोकेमिक रेमेडीज के थ्रू आपसे पूछ लेंगे, तो या तो शॉर्ट में पूछेंगे या फिर बायोकेमिक रेमेडी का लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है इनको। तो लॉन्ग क्वेश्चन में व्हाट इज बायोकेमिक रेमेडी, डिस्क्राइब द नेम्स ऑफ बायोकेमिक रेमेडीज एंड एक्सप्लेन एनी वन, तो एक एनी वन में कोई भी डिस्क्राइब कर देना है। अगर कोई भी एक रेमेडी आपसे पूछते हैं 5 मार्क्स में पूछेंगे, या तो इसके ज्यादातर इसके जो गाइडिंग है, गाइडिंग पूछे जाते हैं, तो गाइडिंग में आपको पूरे गाइडिंग सिम्टम्स के 4 या 5 पॉइंट लिखने हैं, माइंड के 4-5 पॉइंट लिखने हैं, तो आपका ये माइंड गाइडिंग सिम्टम्स तैयार हो जाएगा। या फिर इसका डाइजेशन या फिर लंग रेस्पिरेटरी सिम्टम पूछे जाते हैं, तो जो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम और जो इसका रेस्पिरेटरी सिम्टम है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी। बट ज्यादातर नाइट्रम से यही सब पूछा जाता है, और एक नाइट्रम सल्फ की डीपी भी पूछी जाती है, बट नाइट्रम सल्फ की डीपी के कंपैरिजन में नाइट्रम म्यूर की डीपी ज्यादातर पूछी जाती है। बट नाइट्रम सल्फ की भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना है। तो सबसे अच्छा बेस्ट तरीका यही है कि नाइट्रम जो सेल्फ है इसका कॉमन चीजें आप याद रख लें, इसके कॉमन नेम, प्रूवर, किंगडम आपको याद हो गया, स्पेयर्स ऑफ एक्शन याद हो गया, इसका फिजिकल मेकअप क्या है वो याद हो गया। देन इसके 4 या 5 गाइडिंग लिखने हैं, 4 या 5 गाइडिंग लिखने के बाद 4 या 5 माइंड के सिम्टम लिख देने हैं। इतना लिख दोगे तो ही आपका बहुत ज्यादा मेडिसिन का जो हैवी पार्ट है वो कवर हो जाएगा। बात आती है पर्टिकुलर्स की, तो भाई ज्यादा पर्टिकुलर्स किसी को भी याद नहीं रहते हैं, तो इसको क्या तरीका है कि ये नहीं कि बुक में इसका हेडेक भी दिया है तो हमको हेडेक भी लिखना है, इसका रेस्पिरेटरी लिखा है तो हमें रेस्पिरेटरी लिखना है, डाइजेस्टिव लिखा है तो डाइजेस्टिव लिखना है, इतना ज्यादा नहीं लिखना है। अगर आपसे डीपी पूछी जा रही है ना, ड्रग पिक्चर लिख कर आ रहा है, तो हमारी मर्जी है कि हमको उसमें डाइजेशन लिखना है, रेस्पिरेटरी लिखना है, हेडेक लिखना है, और कि हमको पूरा ही जो जो बुक में दिया पूरा ऐसा कैसा छाप के आना है, वो हमारी ऊपर है, पूरा हमारे ऊपर है कि हमको क्या लिखना है। तो सबसे पहले तो हम अगर पूरी डीपी लिखने के लिए आती है ना, तो जो मैंने आपको ये बताया कि कॉमन चीज लिखनी है, इंट्रोडक्शन देंगे, स्पेयर ऑफ एक्शन देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन देंगे, गाइडिंग, माइंड, और उसके बाद एग्रावेशन, एम्लियोरेशन, मतलब मॉडलिटीज लिखनी है इसकी। फिर आप पर्टिकुलर्स में जो आपको एक पर्टिकुलर याद हो वही लिख देना, कुछ याद नहीं रहता है तो इसमें से बना के लिख देना है। डाइजेस्टिव डाल देना है, जीआईटी डाल देना है। जीआईटी में आप क्या डाल सकते हो, आपको इसका टंग पता है कि हाँ इसका टंग का है, जो इस टाइप के कोटेड टंग है, तो बस टंग डाल दिया, टंग का पॉइंट हेडिंग डाला और उसमें डाल दिया कि येलोइश एंड ग्रीनिश कलर का जो कोटेड टंग होता है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, आपको उसमें पता चल गया कि इसको मॉर्निंग डायरिया है, सुबह सुबह टाइम में इसको डायरिया हो रहा है। डायरिया हो रहा है भी कैसे हो रहा है, सुबह 5-6 बजे डायरिया हो रहा है, और डायरिया होने के बाद जब भी वो थोड़ा मोशन कर ले रहा है उसके बाद थोड़ा उसको फ्रिक्वेंट डायरिया स्टार्ट हो जाता है। तो बस अब आपको ये पता है कि इसके जितने भी डिस्चार्जेस हैं वो डार्किश ग्रीनिश कलर के हो रहे हैं और येलोइश कलर के हो रहे हैं, तो आपको स्टूल का कलर भी बस इसके डिस्चार्जेस के ऊपर से लिख देना है कि हाँ इसके डिस्चार्ज ऐसे हैं तो इसका स्टूल भी जो है वो इस तरीके का इस कलर का है, तो आपको उसके जो स्टूल का कलर है आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अब डायरिया हो रहा है तो स्टूल हार्ड तो होना नहीं है, लूज स्टूल होना है, एकदम सॉफ्ट स्टूल होना है। तो ऐसे आप एक को रिलेट करके थोड़ा रेमेडी के साथ थोड़ा अपने दिमाग लगा के इसको बना के लिख सकते हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक ट्रिक बताई है कि इसका अगर आपको आता है एग्जाम में तो आपको छोड़ के नहीं आना है, आपको इस तरीके से आपको रेमेडी के बारे में जितना पता है उस रेमेडी का थोड़ा कंटेंट निकाल के उसी को थोड़ा बनाकर लिख देना है, छोड़ के नहीं आना है। और यदि आपको एग्जैक्ट पूरा लर्न है, एग्जैक्ट पूरा याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आप पूरा करके आ ही सकते हो। लेकिन
एकदम मोमेंट आपको याद नहीं आता है, थोड़ा बहुत भी अगर किसी रेमेडी का कुछ तो भी याद है, तो इस तरीके से आप पूरा बनाकर उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका पूरा जो रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिम्टम्स है वो एक्सप्लेन करूंगी। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।